बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में कमी ना हो सकी। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। एफआईए की जानिब से कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया जाएगा। आमिर बलोच की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की तहाइफ को फिरोख्त किया, 3 साल कैद की सजा मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज हमायूं दिलावर के फैसले को गलत करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में जेल से रिहा करने का हुक्म भी दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में सेशन कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कम सजा होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई की अपीलें मंजूर की जाती है। अदालत ने हुक्मनामे में शख्सी जमानत और 1 लाख रुपए के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया। तोशाखाना केस में सजा कलअदम होने के बाद भी चेयरमैन पीटीआई की रहाई मुमकिन न हो सकी। एफआईए की दरख्वास्त पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला जारी किया और कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अटक जेल में ही रहेंगे, जबकि एफआईए कल अदालत से चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना में रिलीफ मिलने पर सियासी रहनुमा नाला। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलत कारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि अब चेयरमैन पीटीआई और सोशल मीडिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गालम गलोच और लान तान करना बंद कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली, सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल जारी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम आदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। अला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतात अरल ने मशवरा दिया कि सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। मिठाई खाने में जल्दी ना कीजिएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की रहाई मुमकिन नजर नहीं आती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज को अंडर प्रेशर करने के लिए नारेबाजी की गई। तो बड़ी अदालत को देखना है और बड़ी अदालत जो है वो अपना माइंड दे चुकी है। वो कह चुकी है कि इस केस में हमें कोई चीज नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट का बेंच वकील सफाई का काम करेगा और मतहत अदालतों पे असरअंदाज भी होगा, उनको अंडर प्रेशर भी लाएगा, तो फिर मतहत अदालतों के पास क्या ऑप्शन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जमान फिरदौस अशीक अवान कहती है सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज का जो फैसला था जहां सजा की मुअत्तली हुई, उसने सजा मुअत्तली के दौरान ये कहीं पे तय नहीं हो गया कि कैदी नंबर 804 को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस अशीक अवान का कहना था कि फरमाइशी कानों के अटक जेल के बाकी कैदियों को भी सहूलियात दी जाए। दोहरा मेयार कब तक चलेगा? आईन व कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। साबित हो गया ताकतवर जब चाहे आईन व कानून को रोन सकता है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत हुई। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तोशाखाना तहाइफ के हवाले से नया कानून तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान के पास है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत है। अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तहाइफ अवामी मिल्कियत है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि रूल्स पर ना जाएं। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए गए। कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही ले लें। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में रिमार्क्स दिए हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया और इस आज़ादी की बुनियादें हिला दी गईं। हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर फुल कोर्ट बनाने की राय दे दी। सहरिश खान की रिपोर्ट देखिए।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ केस पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे एक साथी जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बारे हवाला दिया। आपको शायद मालूम ना हो, अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ जजमेंट कानून में मुताबिकत की बात की। 1 जून 2023 को अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मजीद वक्त मांगा। 8 जून को अटॉर्नी जनरल ने कहा पार्लियामेंट में कानून में दुरुस्तगी करेंगे। मुझे इल्म नहीं आज हुकूमत का क्या मौकिफ है, क्या किसी मुअत्तल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें। दूसरा हल ये है कि अदालत अपना काम जारी रखे और पार्लियामेंट तय करे। एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, ये महज तासुर है कि कानून मौजूद है। अगर कानून मौजूद है तो फिर तरमीम की बात क्यों की गई। वकील मखदूम अली खान ने इस्तदा की कि अदालत किसी भी कानून को कलअदम करार देने से कबल इंतहाई एहतियात करे। जब तक किसी कानून में नजरसानी ना हो वो कानून बरकरार रहता है। चीफ जस्टिस ने कहा हम किसी कानून को कलअदम करार नहीं दे रहे। इस कानून के जरिए आइन की खिलाफ वर्जी की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर में मुदाखलत की गई। कानून के जरिए वो रेमेडी दी गई जो आइन में मौजूद ही नहीं। आप दरख्वास्त दें, हम आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में सुनेंगे। बात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, हम चाहते हैं इस कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि आइन से मुताबिकत नजर आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, मेरा सवाल ये है कि क्या हुक्म इम्तना की मौजूदगी में इस केस की समाअत होनी चाहिए या फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। मैंने अपनी राय पहले भी दी और अब भी खुलकर इजहार कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए अदलिया की आजादी पर हमला किया गया। इस कानून साजी से अदलिया की आजादी की बुनियादें हिला दी गई। हमने इसलिए हुक्म इम्तना दिया। हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मेरी राय में ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के सामने है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सूबे में पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स को मेरिट पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के आइंदा आम इंतखाबात के तैयारियों से मुतल्लिक 2 अहम इजलास हुए। पहला इजलास दोपहर 12 बजे चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध के साथ हुआ, जबकि दूसरा इजलास दोपहर 1 बजे चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान के साथ हुआ। इजलास की सदारत सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए इलेक्शन कमीशन को आइंदा इंतखाबात के दौरान हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध पर वाज़ेह किया कि इलेक्शन को शिफाफ और गैर जानिबदाराना करवाना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। पहला कदम उन तमाम ओहदेदारान और अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग है जो मुनसिफाना इलेक्शन के नुक्ता नजर से अहम है। दूसरे इजलास में चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए कहा, इंतखाबी अमल को शिफाफ बनाने के लिए कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एडिशनल डिप्टी कमिश्नरों की पोस्टिंग ट्रांसफर की तजावीज इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई है। इस तजवीज में अफसरान की कारकर्दगी और मेरिट को सामने रखा गया है, जबकि दीगर पोस्टिंग ट्रांसफर को भी मेरिट पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने बताया, सैलाब से मुतासिरा मुजव्वजा पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग की मुरम्मत को यकीनी बनाया गया है, जबकि आईजी बलूचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को सूबे के अमन व अमान की सूरत-ए-हाल और आइंदा इलेक्शन में हिकमत अमली से मुतल्लिक ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन शेड्यूल और रोड मैप के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने बुध के रोज़ अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मदऊ कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन शेड्यूल और रोड मैप के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। अवामी नेशनल पार्टी का वफद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। इसमें मियां इफ्तिखार हुसैन, जायद खान, वकील खुशदिल और वकील रहीम वफद में शामिल होंगे। वफद सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2 बजे मुशावरत के लिए तलब किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आम इंतखाबात के इनेकाद के बारे में मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन PTI, JUI, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM से मुशावरत कर चुका है। जमात इस्लामी ने 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने अदालती उज़्मा में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। कानून के आर्टिकल 218(3) के तहत निगरान हुकूमतों और अथॉरिटीज़ को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दिया जाए।
پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا گفتگو میں پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا آئین میں دیے گئے وقت پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھ دیا کہ جو آرٹیکلز ہیں آئین کے ان کے مطابق آپ الیکشن ڈیٹ دیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم الیکشن کمیشن بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا اور آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ آرٹیکل 51(5) پہ جو بندش ہے کہ جی اگر سیٹس چینج ہوتی ہیں تو دوبارہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، وہ نہیں ہوئی۔ ہم نے تو مشکل دور کی تھی اس میں۔ سینسز ہو گئے تھے، سینسز کے فائنل نمبرز انہوں نے ہمیں پروونس وائز دیے۔ ان پروونس وائز نمبرز پہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، تو کوئی قدغن نہیں تھی الیکشنز ٹائم پہ ہونے کی۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی مرکزی شاہراہ پر شیر کی واک، دیکھنے والے شوق۔ محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے کافی تگ و دو کے بعد فرار ہونے والے بیمار شیر کو پکڑ لیا، مالک بھی گرفتار کر لیا۔ محکمہ وائلڈ لائف شیر کا پرمٹ ہونے یا نہ ہونے کی تحقیقات کرے گا۔ جنگل کے بادشاہ کی کراچی کی سڑک پر مٹر گشت۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کراچی والے اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے شارع فیصل پر شیر کو دیکھا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تو رش بڑا، ٹریفک بھی جام ہوا۔ اس دوران شیر بھی واک کرتا ایک عمارت کی پارکنگ میں جا پہنچا۔ اسی روڈ سے آ رہے تھے تو وہ ایک سوزوکی میں تھا، مالکان لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اس نے شیر میں پنجرا توڑا ہے اور روڈ پہ آ گیا۔ روڈ پہ جب آ گیا تو جیسے اطلاع ملی تو اس کو گھیر کے پنجے میں کیا، یہ گاڑی کے نیچے۔ شیر نے شہری پر حملے کی کوشش کی، تاہم شہری محفوظ رہا۔ پولیس کے طلب کرنے پر محکمہ وائلڈ لائف کا عملہ پہنچا۔ کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد شیر کو پنجرے میں پہنچا دیا گیا۔ ابھی ہاں مالک کی حراست میں ہے اور اس کو پنجرے میں ڈال کے ہم آگے فردر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کے لیے پراپر پنجرا ہوتا ہے، اور اس کے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کا پنجرا پراپر ہوتا ہے اور اس کو جو لوگ ہیں زیادہ جو ہے نا اس کو لے جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اکیلا بندہ اس کو ٹریول کر رہا ہو۔ شیر کے مالک کو گارڈن کے علاقے سے حراست میں لے لیا گیا ہے، جس کے مطابق شیر بیمار تھا، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ گاڑی میں منتقلی کے دوران شیر باہر نکل آیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق رہائشی علاقے میں شیر رکھنے کی ممانعت۔ تحقیقات کی جائیں گی کہ مالک کے پاس شیر رکھنے کا پرمٹ ہے یا نہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ وزارت داخلہ نے تحقیقات کے لیے خصوصی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی۔ جے آئی ٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم کی سربراہی میں کام کرے گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں ISI، IB اور اسلام آباد پولیس کے نمائندے شریک ہوں گے۔ FIA اسپیشل JIT کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گی۔ 15 یوم کے اندر تفصیلی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کروائی جائے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نیب کے ہاتھوں گرفتاری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں IG پنجاب، نیب، FIA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب نے غیر قانونی طور پر وارنٹ گرفتاری جاری کر کے گرفتاری ڈالی۔ نیب نے انکوائری کی بھی، انویسٹیگیشن میں غیر قانونی طور پر اپ گریڈ کیا۔ نیب نے کال اپ نوٹس دیا، نہ ہی اپنا بیان جمع کرانے کے لیے مہلت دی۔ پرویز الہی کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نیب کی جانب سے کی گئی گرفتاری کالعدم قرار دے۔ عدالت کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتاری روکنے کا حکم جاری کرے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ میں 2 نئے وزراء کی شمولیت۔ انجینئر عامر ندیم دورانی اور انجینئر احمد جان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگراں صوبائی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان بھی تقریب حلف برداری میں شریک تھے۔ روپے کی تاریخی بے قدری، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 5 پیسے مہنگا ہو کر 303 روپے 5 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 319 روپے ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا منفی رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 773 پوائنٹس کم ہو کر 40,777 پر بند ہوا۔ بازار میں 21 کروڑ 78 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے۔ سونے کی قیمت میں 500 روپے اضافہ، 2,37,500 روپے تولہ ہو گیا۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 429 روپے مہنگا ہو کر 2,189 روپے ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کا دام $2 اضافے کے بعد $1,917 فی اونس ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق تارڑ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا، جس میں ملک کی
मुआशी सूरत हाल, बिजली की बिलों पर अवामी एहतजाज और पावर डिवीज़न के फार्मूले पर गौर किया गया। इजलास के दौरान पावर डिवीज़न की जानिब से मुफ्त बिजली के यूनिट्स की फराहमी और मोनेटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। पावर डिवीज़न की जानिब से अरकान को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजिमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 1,73,200 सरकारी मुलाजिमीन में सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस का इत्तलाक लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और वापडा को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। FC सरचार्ज, GST, TV टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। बिजली बिलों में 1 यूनिट के फ़र्क पर हज़ारों रुपए इजाफा कर दिया जाता है। बिजली बिलों में भारी इजाफे ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। 2 सितंबर को बिजली बिलों में ज़ालिमाना इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हड़ताल पुरअमन होगी, कोई जलाओ घिराव नहीं होगा। सिराजुल हक ने उलमा, वकला, तलबा, दीगर तबकात की तरफ से हिमायत पर इजहार तशक्कर करते हुए कहा, निगरान हुकूमत का काम नहीं कि बिजली के बिलों में इजाफा करे, उनका मैंडेट 90 दिनों में इलेक्शन कराना है। निगरान हुकूमत इलेक्शन करा के इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करे। ताजर बिरादरी के साथ, उलमाए किराम के साथ, वकला के साथ, नौजवानों के साथ, तलबा के साथ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ हुई है और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस हड़ताल की हिमायत की है। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो ऐसे फ़ैसले करे जो आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल हो। उसका सिर्फ़ एक ही काम है कि 90 दिनों में इलेक्शन करके इख्तियार हुकूमत मुंतखब लोगों के हवाले कर ले। जमात इस्लामी कराची ने बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ कराची में 31 अगस्त को ख़वातीन के एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं आर्मी चीफ फौज और आवाम में फासला कम करने के लिए किरदार अदा करें। कराची से शाहिद इजाज की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती। हुक्मरान तबके को बिजली के मामले पर गैर जरूरी अखराजात खत्म करने होंगे। रास्ते तो मौजूद होते हैं, रास्ते ये मौजूद होते हैं, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ। रास्ता ये मौजूद है कि सिर्फ वापडा के मुलाजमीन से मसला हल नहीं होता, उससे तो सिर्फ 17 अरब रुपए बनते हैं। तमाम सरकारी मुलाजिमों की बिजली भी अगर कम कर दी जाए। असल बात यह है कि जितनी अय्याशियां हैं आपकी, फ्री बिजली, पेट्रोल, ये जो पेट्रोल की इंपोर्ट का बिल आता है, आपके पास डॉलर का बहरान है, आप जरा हिसाब तो लगाएं कि सरकारी अमला और हुकूमती अमला और जो अशराफिया हमारी है उसके ऊपर कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। मसला हल ना हुआ तो गवर्नर हाउस के बाहर तवील धरना दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है मुशावरत के बाद कि 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होगी। आपने देखा था कि कराची में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ताजिरों के साथ बैठकर और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर, सिविल सोसाइटी, वकला, तालिब इल्म, मजदूर, उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसाइड किया, सब ने इत्तेफाक किया और फिर सिराजुल हक साहब ने 2 सितंबर की हड़ताल का ऐलान किया है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। निगरान वजीर आजम दुरुस्त फैसले करेंगे। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ शाहिद इजाज, सच न्यूज़ कराची। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में रहने वाला रश अब मुसलसल कम हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह आवाम की कुव्वत ख़रीद में कमी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजर रिजवी। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वक्त हर शहरी का मसला महंगाई बन गया है और हर शख्स दुआई दे रहा है। इस वक्त चीनी 180 रुपए में बिक रही है और आटा 190 रुपए से हम सुबह लेके आए। इस वक्त गरीब बिरादरी और इस तरीके से पिसा गई है कि लोग अभी खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। भाईजान बिजली के बिल इतने आ रहे जितने मकान के किराए नहीं है, इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। 2-2 नौकरियां कर रहे हैं। आवाम के पास टाइम नहीं है कि रोड पे निकले। आवाम को
हुकूमत को चाहिए कुछ ख्याल करें। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में भी सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानदार इंतजार कर रहे हैं कि कोई खरीदार आ जाए। जोड़िया बाजार के होलसेलर ने बताया कि महंगाई की वजह से कारोबार खत्म हो गया है। मार्केट की आज हालत देख सकते हैं, जहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं थी वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं और कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। कोई हाल नहीं है इसका और कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। महंगाई का तूफान कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसिक है। मकामी इंतजामिया की जानिब से रिलीफ सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। हुकाम के मुताबिक ताहाल 51,027 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 1,22,815 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की गई है। 22,305 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 18,800 जानवरों का इलाज किया गया है। 25,000 से ज़्यादा मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है।